हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 26, जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है। और जो पार्ट 1 टू पार्ट 25 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, तो आप लोगों को पहले वाली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं जो पार्ट्स, तो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। इससे आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होगी और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी, बिकॉज हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। ओके। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 26 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। देखो, आपका जो पीजीटी कॉमर्स में जनरली एक या दो क्वेश्चन आपको बुक के ऑथर से रिलेटेड आ जाते हैं, जो आपके कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट बुक्स हैं, तो उनके राइटर, उनके ऑथर कौन हैं, तो ये आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलने हैं जैसे जैसे क्वेश्चंस में पता चलेगा। तो आपके ये जो क्वेश्चन में बुक का नेम है, इसका टाइटल द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो आपको बताना है ये किसने लिखी है, तो रॉबिन्स ने। आपको ध्यान रखना है किसने, रॉबिन्स ने लिखी है ये बुक, इसका आपको ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आप लोग पढ़ते हो स्टार्टिंग में ही बेसिस में आपके, कि ये होता है कि हमारे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, आप लोगों को पता है हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं। ठीक है। अब हर वांट्स को तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, और उनको सेटिस्फाई करने वाले जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो भी क्या है, हमारे अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है हमारे पास। ये चीज़ भी ध्यान रखना। ओके। तो आपको इनमें से बताना है कौन सी नहीं है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक अनलिमिटेड, इसको ना यहाँ पे आप कट करके अल्टरनेटिव यूजेस करना है इसको। ठीक है, थोड़ा गलत है यहाँ। देखिए, अनलिमिटेड वांट्स बिल्कुल करेक्ट है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। फिर आपको चॉइस करनी पड़ती है वांट्स के बीच में, बिल्कुल। और जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, आप लोगों को पता ही है ना। तो लेकिन जो सोशल इनजस्टिस है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है हमारी। ठीक है। आपसे पूछा कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। जो सोशल इनजस्टिस है, जो सामाजिक अन्याय होता है, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है, सी बनने वाला है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच मेथड ऑफ सैम्पलिंग while the first sample unit is selected at random from the population, the other units are selected at uniform intervals। देखो, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए सैंपल क्या होता है। देखो, पॉपुलेशन होता है वो एंटायर यूनिट्स जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो। जब बहुत सारी यूनिट्स होती है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि ईच एंड एवरी यूनिट को स्टडी किया जाए, तो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव हो। रिप्रेजेंटेटिव हो किसका, जो पॉपुलेशन है उसका। तो इसको जब पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करना होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। और सैम्पलिंग करने के हमारे जो मेथड्स हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो आपके होते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड। देखो, प्रोबेबिलिटी के नाम से ही पता चल रहा है कि जो चांसेस पे बेस्ड हैं। और एक होते हैं हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इनके आगे फर्दर बताई हुई हैं कैटेगरीज, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्हीं में से ही आपका ये क्वेश्चन है। तो अब आपका ऐसा कौन सा मेथड है सैम्पलिंग का जिसपे फर्स्ट सैंपल यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है रैंडम पॉपुलेशन से, बाकी अदर यूनिट्स को यूनिफॉर्म इंटरवल्स पर। तो समझिए इस चीज़ को। देखो, ये क्या होता है आपका सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग में। अब क्या होता है इसको मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमने जो है, मान लो कोई यूनिट्स जो हैं, हमने क्या करना है कि 100 में से जो टोटल पॉपुलेशन है, सपोज हमारी 100 है, उसमें से हमने 5 यूनिट्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब सैम्पलिंग, हम सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग में क्या होगा कि जो 100 में से है ना, आपकी क्या करेंगे, पहली, देखो इसमें क्या है कि आपकी जो पहली यूनिट है, मान लो 100 में से पहली यूनिट आपकी 20th आ गई। ठीक है। देखो, फर्स्ट सैंपल यूनिट इज सेलेक्टेड एट रैंडम।
फिर जो अदर यूनिट्स है उसी यूनिफॉर्म इंटरवल पे, यानी कि मान लो पहली आपकी 20th आ गई तो दूसरी अब हर 20 के बाद आप सेलेक्ट करोगे, यानी कि अगली आप 40th यूनिट को सिलेक्ट करोगे, फिर आप करोगे 60th यूनिट को जो 60वीं यूनिट होगी, फिर आपकी जो 80वीं यूनिट यानी कि 80th यूनिट होगी, और जो 100th यूनिट होगी। यानी कि जो फर्स्ट वाली यूनिट है उसको हमने सिलेक्ट किया रेंडमली, और उसके बाद जो अदर यूनिट्स है उसको हमने उसी यूनिफॉर्म इंटरवल्स में सेलेक्ट किया। तो ये होती है हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्योंकि एक सिस्टम से इसमें हम लोग चलते हैं। आई होप आपको ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज डिफाइंड एज। जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है ये आपका क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। ओके, देखो इसमें आपकी काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी होती है स्टैटिस्टिक्स में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर टर्मिनोलॉजी के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। मैं वीडियोस टॉपिक्स के ऊपर भी लाऊंगी जल्दी, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को जो है क्वेश्चन के थ्रू जो बता रही हूँ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा, इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डाटा, या नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को हम कैसे, मतलब क्या डिफाइन किया जाता है उसको। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैथमेटिकल एवरेज। देखो एवरेज कौन सा, यानी कि जो हम मीन की बात करते हैं, या फिर एवरेज में मीन नहीं, मीन के साथ मीडियन और मॉड भी आते हैं, आप लोगों को पता है। तो एवरेजेस को हम लोग मेनली, जैसे एक तो होती है हमारे मैथमेटिकल एवरेज, यानी कि जिसमें हम आगे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। एक होती है हमारी पोजिशनल एवरेज, तो जो पोजीशंस के थ्रू पता चलती हैं वो हमारी होती हैं मीडियन एंड मोड, ये आपको पता होना चाहिए। और मैथमेटिकल में हमारा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। सो कौन सी नहीं है मैथमेटिकल एवरेज? देखो ज्योमेट्रिक मीन तो है, अर्थमेटिक मीन भी है, यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेना, अर्थमेटिक। ओके, अर्थमेटिक एवरेज भी है, हार्मोनिक भी है, बट मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। याद, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा भी गया है पीजीटी कॉमर्स में। तो मीडियन जो है वो आपकी पोजिशनल एवरेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो हमारी जो है इकोनॉमिक्स में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को पता ही है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछा है, इसमें आपको पता है जो प्रोडक्ट्स है वो होमोजीनियस होते हैं, ध्यान रखना, आइडेंटिकल होते हैं। देखो प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो ऑब्वियस है बायर्स जो होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता कि हमने इस पर्टिकुलर सेलर से खरीदना है या उसी से खरीदना है, तो उनके बीच में कोई भी प्रेफरेंसेस नहीं होती है। और जो प्राइस है वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है बाय इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच में इंट्रैक्शन के थ्रू प्राइस डिसाइड किया जाता है। फर्म्स आर प्राइस टेकर, यानी कि जो डिसाइड होता है वही सेम चलता है प्राइस हमारा। ओके, तो अब आपको बताना नॉट नेसेसरी, कौन सी नहीं है नेसेसरी। फर्स्ट बोला है प्रोडक्ट होमोजीनियस, अभी आपको बताया आइडेंटिकल होते हैं, ये तो फीचर है। सेकंड है बायर्स हैव नो प्रेफरेंसेस एज बिटवीन डिफरेंट सेलर्स, बिल्कुल बायर्स की डिफरेंट सेलर्स के बीच में ऐसा नहीं है कि हमने उसी पर्टिकुलर सेलर से खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट भी सेम है, प्राइस भी सेम है। सो ऐसा कोई प्रेफरेंस वाला इसमें कोई भी कंडीशन होती नहीं है। उसके बाद है ईच प्रोड्यूसर इज अवेयर ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय द अदर्स, ये नहीं होती कोई भी अजम्पशन कि एक प्रोड्यूसर को दूसरे प्रोड्यूसर के जो प्रॉफिट्स है उसके बारे में पता होता है, तो ये हमारा नेसेसरी, इसमें कोई ज़रूरी अजम्पशन नहीं है। अब बाकी डी भी देख लो, बायर्स हैव बीन नॉलेज ऑफ प्राइजेस इन एवरी पार्ट ऑफ मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का प्राइस आइडेंटिकल मतलब सेम होता है, तो बायर्स को नॉलेज होती है। सो यहाँ पर जो एजम्पशन नहीं है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको बताना है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का क्या फॉर्मूला होगा। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, लाइक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, देखो आपने सुना होगा जो रिलेटेड गुड्स होती हैं, देखो जो हमारी रिलेटेड गुड्स होती हैं उनको जनरली अगर मैं बात करूँ टू टाइप्स में, एक तो आपकी होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि मान लो टी और कॉफ़ी,
टी नहीं है तो उसकी जगह कॉफ़ी को यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री में होता है जो एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक कहते हैं जिसको, जैसे कि अब पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, एक साथ यूज़ होंगे। तो अब देखो इसमें क्या है, जैसे अगर टी और कॉफ़ी की बात करें, ये रिलेटेड गुड्स है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। मतलब ऊपर आएगा क्वांटिटी डिमांडेड एक गुड का और नीचे उससे जो रिलेटेड गुड है उसका प्राइस आएगा। सो आपका यहाँ पर सी वाला आंसर इसका बनेगा। ओके, फॉर्मूले से रिलेटेड था ये आपका क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें जो है हमारा फॉर्मूला तो आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ़ द फिगर्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ रही है तो वो कौन से टाइप के कॉमोडिटीज़ होंगे। अभी मैंने आपको जस्ट बताया सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं लाइक आपका मैंने बोला इंक एंड पेन, ठीक है, इनके केस में क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव आएगी। कैसे, मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज जो हमारा इंक है, ठीक है, इंक का प्राइस अगर बढ़ गया, अगर इंक का प्राइस बढ़ जाता है तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इंक का प्राइस अगर बढ़ गया है सपोज, तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियस है क्योंकि फिर पेन का रेट भी तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये अब यहाँ पर दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री आंसर आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारी क्या रहती है, नेगेटिव। वैसे आपको सब्स्टिट्यूट के केस में भी पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट के केस में जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो रहती है पॉजिटिव। देखो अगर बाय चांस कॉफ़ी है उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, कॉफ़ी का बढ़ गया प्राइस, तो देखो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी की बढ़ जाएगी। रीज़न क्यों है, लोग कॉफ़ी को कम प्रेफरेंस देंगे, टी को ज़्यादा देंगे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने ये चीज़, सब्स्टिट्यूट के केस में तो पॉजिटिव होती है, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।